छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यद्यपि सूक्तियों की संख्या हजारों और लाखों में हो सकती है, परंतु हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह सूक्तियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण अर्थ को समेटे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं सूक्तियों को पल्लवित कर इनके अर्थ को जानने की चेष्टा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली सूक्ति है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। दूसरी, सद्संगति की महिमा। तीसरी, अच्छी पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं। नंबर 4, असफलता आपको महान कार्यों के लिए तैयार करने की प्रकृति की योजना है। और नंबर 5, अपमानपूर्वक अमृत पीने से तो अच्छा है सम्मानपूर्वक विषपान किया जाए। तो आज हम इन्हीं सूक्तियों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या अर्थ इनमें छुपा हुआ है। तो पहली सूक्ति है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। छात्रों, जितने भी साहित्यकार होते हैं वे सभी समाज से ही संबंधित होते हैं और समाज में ही जो घटनाएं घटित होती हैं, जो दृश्य वे देखते हैं, वे उनके अंतर्मन को झकझोर देते हैं, उनके मन को मथित करते हैं, उनके मन को उद्वेलित करते हैं, उनके मन को बेचैन करते हैं और वे घटनाएं, वे दृश्य उनको लेखन की प्रेरणा कहीं न कहीं प्रदान करते हैं। जो कुछ समाज में घटित हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, नैतिक हो अनैतिक हो, सब कुछ जो कुछ भी साहित्यकार देखता है वह अपने साहित्य में उनको स्थान देता है। यह अलग बात है कि वह पात्रों के नाम बदल सकता है, स्थान का नाम भी बदल सकता है, परंतु जो घटनाएं उसको सर्वाधिक प्रभावित करती हैं उन घटनाओं का अंकन वह साहित्य में करता है। यही कारण है कि साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे घटनाएं हमारे ही जीवन से कहीं न कहीं संबंधित हैं और वह घटनाएं आज हमारे सामने घटित हो रही हैं। तो इस प्रकार साहित्य के माध्यम से साहित्यकार समाज के संदर्भों को उठाता है, समाज से अपने विषयों को लेता है और अपनी कलात्मकता के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा उसको पाठक वर्ग तक पहुंचाता है, उसमें रोचकता उत्पन्न करता है और जिज्ञासा भाव भी उसमें बनाए रखने का वह प्रयास करता है। यह अलग बात है कि साहित्यकार अपने अनुसार उन घटनाओं को लिखता है, परंतु यह सत्य है कि साहित्यकार के लिए प्रेरणा समाज से ही प्राप्त होती है और समाज की घटित घटनाओं को साहित्य में आसानी से देखा जा सकता है। समाज में जिस प्रकार की चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, समाज में जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उन सभी का चित्रण साहित्य में देखा जा सकता है। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसी प्रकार से दूसरी सूक्ति है कि सत्संगति की महिमा। छात्रों, हम जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण का प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है।
यदि कोई नवजात शिशु भले ही उच्च कुल में जन्म ले ले, परंतु यदि उसके लिए वातावरण अच्छा ना मिले तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा और वह गलत रास्ते पर जाने से जरा भी संकोच नहीं करता है। इसके विपरीत भले ही कोई व्यक्ति अंत्यज हो, कोई शिशु अंत्यज हो, लेकिन यदि उसके लिए अच्छा वातावरण मिला हुआ है तो वह भी अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक अर्थ में यदि हम जानें, आध्यात्मिक अर्थ में यदि हम इसको देखना चाहें, इस परिदृश्य में देखना चाहें, तो यदि हम अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और हम अपनी विचारधारा को उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित मानते हैं। तो इस प्रकार यह कहा जाता है कि अच्छी संगति से व्यक्ति में अच्छे आचरण उत्पन्न होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कई उदाहरण दिए हैं। हालांकि साहित्य में ऐसे तमाम उदाहरण भरे हुए हैं, फिर भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सठ सुधरई सद संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। कि 60 दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं सद संगति, अच्छी संगति प्राप्त करके दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार से पारस के संपर्क में आने पर लोहा भी मूल्यवान हो जाता है, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति भी अच्छे लोगों में रहकर वह अपने दुर्गुणों को भूल जाता है और अच्छे गुणों को स्वयं में विकसित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संगति की महिमा अपरंपार होती है। उसके बाद तीसरा बिंदु है कि अच्छी पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं। छात्रों, समाज में अनेक प्रकार के मित्र होते हैं। मित्र आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपके व्यक्तित्व के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि आपके मित्र अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपका विकास अच्छा होगा, और यदि आपके मित्र बुरे हैं तो निश्चित रूप से आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं, दिग्भ्रमित हो सकते हैं, भटक सकते हैं, असामाजिक हो सकते हैं। तो इसलिए मित्रों का चुनाव करते समय बड़ा ही ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि हम बात करें पुस्तकों की, तो पुस्तकें हमेशा अच्छी पढ़नी चाहिए, और जो अच्छी पुस्तकें होती हैं उन अच्छी पुस्तकों में अच्छे व्यक्तित्व के विषय में लिखा होता है, और हम जैसा पढ़ते हैं वैसा ही हम बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। यदि हम महान लोगों के विषय में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम महान बनने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमें अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ऐसी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो पुस्तकें हमें जीवन पथ पर अग्रसर करें और एक अच्छी प्रेरणा भी प्रदान करें। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं, क्योंकि न केवल पुस्तकीय ज्ञान की बात की जाए बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी उन पुस्तकों का कहीं न कहीं महत्व होता है। यदि हम उन के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं और सफलता हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि अच्छी पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं। अगला बिंदु है कि असफलता आपको महान कार्यों के लिए तैयार करने की प्रकृति की योजना है। छात्रों, अनेक लोग ऐसे होते हैं जो असफल होते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं, परंतु वे लोग कभी सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं है। यदि असफलता प्राप्त हो रही है तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके लिए इस बात पर मंथन करना चाहिए असफलता का आखिर कारण क्या है। उस कारण को खोजना चाहिए और खोजकर निश्चित रूप से अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर संघर्षरत होना चाहिए। यदि व्यक्ति संघर्षरत है
कर्मरत है और वह अपनी कमजोरियों को ढूंढकर उनको दूर करता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति सफल हो सकता है और सफल व्यक्ति महान हो सकता है। इसी कारण से ये कहा जाता है कि असफलता आपको महान कार्यों के लिए तैयार करने की प्रकृति की योजना है, बशर्ते कि हम उस कार्य को करते रहें। और असफलता से हमें सीख मिलती है कि जो हमारी कमजोरियां हैं उनको हम दूर करें। इसीलिए इस बात को कहा जाता है कि असफलता आपको महान कार्यों के लिए तैयार करने की योजना है। असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में अनेक असफलताओं का सामना किया है, लेकिन वे उन असफलताओं को दरकिनार करते हुए निरंतर गतिशील रहे हैं, संघर्षरत रहे हैं, तब कहीं जाकर वे सफल हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला बिंदु कि अपमानपूर्वक अमृत पीने से अच्छा है सम्मानपूर्वक विषपान किया जाए। छात्रों, समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निरंतर अपने अधीनस्थों का या अपने से छोटों का अपमान समय समय पर करते रहते हैं और उस अपमान के साथ ही कुछ सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, परंतु जो लोग उन सुविधाओं के एवज में अपना अपमान सहते रहते हैं वह ठीक नहीं होता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सम्मान पूर्वक विषपान करना उचित रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों का स्वाभिमान और आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है और जिनका आत्मसम्मान या स्वाभिमान नष्ट हो जाता है उनकी अपनी समाज में ना कोई प्रतिष्ठा होती है, ना ही उनकी कोई पहचान होती है। तो इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना चाहिए और इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपमानपूर्वक अमृत पीने से अच्छा है कि सम्मानपूर्वक विषपान किया जाए। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने प्रस्तुत सूक्तियों को समझा होगा, इनके अर्थ को जाना होगा और अपने जीवन में इन अर्थों को कहीं ना कहीं आप समाहित करेंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। धन्यवाद छात्रों।